तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर साउंड। इसको एक ही टेक में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे कि साउंड चैप्टर में है क्या, ठीक है। साउंड किस प्रकार की होती है और क्या क्या इसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स, एको, रिवर्बरेशन, ये सारी चीज़ें एक साथ इस चैप्टर में देखेंगे और पूरा चैप्टर देखेंगे एक साथ। तो देखो, सबसे पहले अगर साउंड की बात करें तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आवर ईयर्स। यानी कि इसमें क्या है कि साउंड क्या है बेसिकली, देखो साउंड एक तरीके की एनर्जी है। ये एक मान लो यहाँ से वेव्स ऐसे करके आगे जा रही हैं, तो ये एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है। ये करती क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एक ह्यूमन ईयर है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगी, यहाँ से जब ये साउंड जाएगी ना, ऐसे ऐसे करके आगे जाएगी इस तरह से, तो ईयर के अंदर ये एक ऐसी सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जिससे चीज़ें सुनाई देती हैं। ईयर के अंदर ईयर ड्रम होता है यहाँ पे, उस पर जाके ये हिट करती है, वहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह होती है। तुमने क्लास 8 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे कान के अंदर एक ईयर ड्रम है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक बताऊँ तो क्या है कुल मिला के सिस्टम, कि यहाँ से इस तरीके से जा रही है पार्टिकल्स की फॉर्म में और आगे जाके उस पर हिट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये साउंड का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वेव्स देखेंगे, इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, साउंड के एक मोशंस और एक वेव्स, दो चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे वेव्स की अगर बात करें तो वेव मोशन क्या होता है, देखो इसमें क्या है, नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल बट डिस्प्लेसमेंट बाय एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हम वाइब्रेशनल मोशन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम समझ जाएंगे। खैर चलो, मतलब इसमें ये बता देता हूँ मैं इतना कि इसमें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती एक चीज़ की, जैसे कि ये वाली जो लाइन है इसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, इसमें एनर्जी आगे बढ़ रही है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एनर्जी की तरह से आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि ये वाली वेव ही आगे चली गई, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ट्रांसलेशन मोशन देखेंगे, एक ऐसा मोशन, ये बस तुम्हें थोड़ा रिवाइज कराने के लिए कि अगर बाय चांस पेपर में आ गया तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जो मोशन अगर हो रहा है स्ट्रेट लाइन में उसको ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है तो, ठीक है। इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, लीनियर मोशन भी बोलते हैं। अच्छा, रोटेशनल मोशन की बात करें तो जो एक सर्कुलर पाथ में होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यानी कि वो किसी चीज़ के अराउंड ऐसे ऐसे एक ही तरीके से हो रहा है, सर्कल जिसका मतलब रास्ता सर्कुलर है, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। ओसिलेटरी मोशन, तुमने पीरियोडिक मोशन पहले भी पढ़ा ही होगा क्लास 6, 7, 8 में। ऐसे टॉपिक हैं कई सारे, कि जैसे ये एक घड़ी है, घड़ी के नीचे पेंडुलम है, पेंडुलम का जो मोशन होता है ऐसे इधर जाना फिर इधर आना, या फिर नॉर्मली ऐसे पार्क में झूले होते हैं ये वाले, इसमें भी क्या होता है, ये आगे भी जाता है पीछे भी आता है, एक ही तरीके के मोशन को फॉलो करना, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एक जगह से स्टार्ट करना, थोड़ा सा आगे जाके और मूव करना, फिर वापस उसी जगह पे आ जाना। जैसे कि ये झूला एक बार आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, ऐसे ही करता रहेगा। या ये पेंडुलम की बात करें, एक बार इधर जाएगा एक बार उधर जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मोशन तो हमने पहले भी पढ़े हैं। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन की। वाइब्रेशनल मोशन होता क्या है, और वो साथ साथ वेव मोशन को भी हमें अच्छे से समझा देगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, कि सिर्फ एनर्जी जा रही है और यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसी चीज़ की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, एनर्जी सिर्फ कैसे जा रही है। तो ये ज़रा समझते हैं। देखो वाइब्रेशनल मोशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हुई इस जगह पे, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुई कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब वो साउंड यहीं पे है फिलहाल, लेकिन जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो एयर, पहली बात तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए होती है ना, ठीक है। तो एयर में अभी आगे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये साउंड जैसे मान लो यहाँ है, तो ये एयर का एक पार्टिकल है मान लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है, ये पांचवा पार्टिकल है, ये छठा, ऐसे ऐसे करके मान लो साउंड यहाँ पे पहुँच गई। ये वो वाला हिसाब नहीं है कि मतलब मान लो मुझे कोई चीज़ को देने के लिए दूसरी जगह जाना है, तो उसमें क्या होता है, हमें भी उस जगह जाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक और रास्ता है कि वो जगह भाई वहाँ से दूर है, पर मेरा एक दोस्त है, वो क्या करेगा, वो उस सामान को थोड़ा सा आगे छोड़ देगा, और एक और दोस्त है वो उस सामान को थोड़ा सा और आगे छोड़ देगा, ऐसे ऐसे करके वो सामान वहाँ पहुँच जाए। तो वाइब्रेशनल मोशन ये होता है कि ये इसको हिट करेगा, फिर ये इसको हिट करेगा आगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे टकराते जाएंगे ये आगे, ये ऐसे ऐसे, और साउंड एनर्जी की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी यहाँ पे, समझ रहे हो। यानी कि खुद साउंड जो है वो एक तरीके से पूरी की पूरी वहाँ नहीं जाती, वो एनर्जी की फॉर्म में जाती है। यानी समझे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, ये चीज़ तो यही है, बस वो पार्टिकल हिलते 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 वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं उसको एनर्जी की फॉर्म में। वैसे जो मैंने एग्जांपल लिया वो सफिशिएंट है कि अगर ए कोई ए है, इसको बी पॉइंट पे जाना है,
तो एक है तरीका, ए के पास मान लो कोई एक गिफ्ट है, ठीक है, इसको बी पॉइंट पे जाना है तो ये यहाँ तक जाएगा, तो अब ये ए और बी साथ हो गए। लेकिन एक और तरीका है कि ये ए है, इसको बी पॉइंट पे जाना है, इधर भी गिफ्ट है मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने सी को दिया ये गिफ्ट, सी ने डी को दिया ये गिफ्ट, डी ने ई को दिया और ई ने एफ को दिया, और ये एफ भी एक साथ हो गया फिलहाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वो काम हो गया कि गिफ्ट एट द एंड बी के पास पहुँच गया, ये वाला गिफ्ट, ठीक है, पर ए को नहीं जाना पड़ा। इसका मतलब है सिर्फ अगर रफली देखें तो एनर्जी ही गई, ठीक है। एक्चुअल में कोई डिस्प्लेसमेंट ए की तरफ से नहीं हुई, ए कहीं डिस्प्लेस नहीं हुआ, ए वहीं पे ही है, लेकिन उसका काम हो गया। तो वाइब्रेशनल मोशन भी ऐसे ही होता है कि पार्टिकल बाय पार्टिकल, पार्टिकल बाय पार्टिकल धक्का देते रहते हैं एक दूसरी तरफ, और ऐसे ही साउंड ट्रेवल करती है एनर्जी की फॉर्म में। साउंड खुद ऐसा नहीं है कि साउंड ये जो हमने बोला ये दूसरी जगह चला गया, वो एनर्जी की फॉर्म में टकराते 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 इस तरीके से जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे इसी में कि वेव्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और उनका डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वेव्स कितने टाइप की होती है और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के बीच में डिफरेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का, 5 नंबर में कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मैकेनिकल वेव्स देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, बोला है कि साउंड वेव है एक। साउंड वेव का क्या है कि हमें पता है भाई, जैसे ये साउंड है, ठीक है, ये आगे जा रही है तो इसको एयर चाहिए, यहाँ से एयर के पार्टिकल्स होंगे, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है साउंड बिना उसके क्या बोलते हैं, बिना एयर के ट्रैवल ही नहीं कर सकती। स्पेस में हमें पता है साउंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं है। साउंड को चलने के लिए एयर का मीडियम चाहिए, यानी कि किसी ना किसी को अलग अलग मीडियम्स ट्रैवल करने के लिए चाहिए, जैसे कि साउंड को चाहिए एयर। तो जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए वो होती है मैकेनिकल वेव्स। और अगर हम बात करें नॉन मैकेनिकल वेव्स की, तो मीडियम इजंट रिक्वायर या नीडेड, यानी इनको कोई रास्ता नहीं चाहिए। मान लो कि ये हिस्सा है ऐसे, ठीक है, ये वेव्स चल रही हैं इनकी, ये कोई भी वेव्स हैं, मान लेते हैं ये लाइट वेव है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है चाहे यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ है, ऐसे ऐसे करके पार्टिकल हैं, और यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, ये तब भी जाएगी आगे और ये इस केस में भी जाएगी आगे। अब हमें पता है जो लाइट आती है वो अर्थ के अंदर आने के बाद तो हमें सारी चीज़ें दिखती ही हैं, क्योंकि देखो अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर है। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो यहाँ के अंदर आने के बाद, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बाद हमें तो चीज़ें दिख ही रही हैं सारी, लेकिन जो ये हिस्सा है यहाँ पे एयर नहीं है, तब भी वो आती है यहाँ से। यानी कि उसको कोई मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे एयर है नहीं है, या डेंसिटी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ट्रैवल करती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे ये हमने बताया अभी नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ट्रांसवर्स वेव्स। इनके बीच का डिफरेंस क्या है अच्छे समझेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो द डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती हैं, इनमें जो पार्टिकल की डायरेक्शन है ना, ये कैसा है यहाँ पे, पैरेलल, यानी कि जिस जगह पे वो जा रहा है पार्टिकल, उसी जगह पे प्रोपेगेशन ऑफ वेव भी वहीं पे जा रही है। जैसे कि मान लेते हैं ये वेव किस तरीके की दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है। मान लो ये ऐसे 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 जा रही हैं, फिर पास 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 बिल्कुल पास पास हो गई, फिर दूर दूर ऐसे ऐसे जा रही हैं, फिर से पास 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 पास, कुछ इस तरीके से ये ट्रैवल करती हैं, और फिर से दूर 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 ऐसे जा रही हैं। यानी कि इसमें क्या है, हमें यहाँ पे क्या दिखा कि देखो ये वेव कहाँ जा रही है, देखो ये यहाँ पे इस तरीके से वेव जा रही है सामने, और पार्टिकल भी उसके साथ 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 आगे जा रहा है। ऐसा नहीं कि पार्टिकल बीच में अपनी रास्ता कहीं बदल रहा है। वेव का तो हमें पता है सीधा निकल रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस एक को हटा के यहाँ पे वेव की डायरेक्शन है ऐसी, वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब कम ज़्यादा पास दूर हो रहा है, पर साथ साथ उसी के चल रहा है, यानी कि बिल्कुल पैरेलल आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में देखें अगर, तो इसमें क्या बोला हमें कि द डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी कि जहाँ पे वेव जा रही है वो उसके परपेंडिकुलर है। इसके अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे। देखो इसमें क्या केस होता है, जैसे कि मान लो वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है,
ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी कि बिल्कुल साथ साथ नहीं चल रहा है, कभी इधर जा रहा है ऊपर, कभी यहाँ जा रहा है नीचे, ऐसे, यानी कि एक परपेंडिकुलर बना रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव में काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला, ये बोल रहा है कि भाई दे अफेक्ट प्रेशर, कि ये प्रेशर को अफेक्ट करती है ये वाली वेव लॉन्गिट्यूडनल। वो तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे देखो कितने पास पास वेव हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे दूर दूर है, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे दूर दूर है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो प्रेशर को अफेक्ट करिए, हाँ ये तो दिख रहा है भाई, इसमें प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है। इसमें कोई, ये इसमें लिखा है दे डोंट अफेक्ट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कहीं प्रेशर क्रिएट ही नहीं हुआ, एक बराबर चल रहे हैं वो दूर दूर ही, तो प्रेशर बना ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दे आर इलास्टिक वेव्स। ये वाली वेव्स कैसी होती हैं, इलास्टिसिटी दिखाती हैं, यानी कि इलास्टिक वेव्स कैसी होती हैं, तुमने वो देखा होगा, इसको इस तरीके के टॉयज आते हैं, ऐसे 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 वाले, उनको हम ऐसे करके कंप्रेस कर देते हैं, यूं पास में कर देते हैं, फिर जब छोड़ते हैं वो दोबारा ऐसे ही बन जाता है, यानी इलास्टिसिटी दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैसे जा रही है, ये अभी यहाँ पे पास हो गई, फिर दूर, पास हो गई, फिर दूर, यानी कि इलास्टिसिटी जैसे रबड़ खींचता कम ज़्यादा होता है ना, वैसे तो ये इलास्टिसिटी शो करती हैं। इनकी बात करें तो दे आर नॉट जस्ट इलास्टिक, दे आर बोथ, ये इलास्टिक और नॉन इलास्टिक दोनों होती हैं। ये वाली वेव्स क्या होती हैं कि इलास्टिसिटी भी शो करती हैं और नॉन इलास्टिसिटी भी शो करती हैं, कई अलग अलग वेव्स, कई अलग एग्जाम्पल होते हैं इनके, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये वाली वेव्स किस में बनती हैं, दे फॉर्म ऑन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में ही बन जाती हैं। यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है हमारी, ये इसको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। ये आराम से उसमें, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ये उनके अंदर आराम से बन जाती है, ठीक है। इसकी बात करें, दे फॉर्म ऑन द, अगर सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ये कहाँ कहाँ बनती हैं, दे फॉर्म इन द सरफेस, इन नहीं ऑन आएगा, दे फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे ही बन सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो ये सिर्फ इनके सरफेस के ऊपर ऊपर बनेंगी, जैसे कि मान लो कोई ये सॉलिड है, इसके ऊपर जो बन रही है वो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव ऊपर ऊपर बनती है। लेकिन जो इसकी बात करें लॉन्गिट्यूडनल की, तो ये अंदर से भी जाती हैं गुजर के, ठीक है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो साउंड वेव इनका एक एग्जाम्पल, देखो साउंड वेव हमें पता ही है कि वो कैसे, किस तरीके का है, इस तरीके से जाता है, वो भी आगे 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 बढ़ता हुआ, और एक ही, मतलब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये दूर है, ये पास हो गया, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे के पास गया। हमने ये देखा था ना, हमने इस तरीके से देखा था कि एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये आगे जाके इसको धक्का मारेगा, यानी कि एक टाइम पे ये कुछ इस तरीके से पास पास हो गए, ठीक है। फिर इसके धक्के की वजह से आगे निकल गया, यानी कि ये दूर हो गया उससे, इस तरीके से ये और दूर हो गया, अब वो दूसरे को जाके धक्का मारेगा, यानी कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ये पहले दूर फिर पास, ऐसे ऐसे करके काम कर रहे हैं, जैसे ये काम करती है। तो साउंड वेव, सेस्मिक वेव इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसमें जो रेडियो वेव्स हैं या लाइट वेव्स हैं, ये हमारे इसके एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव के। जो रेडियो वेव और जो लाइट वेव हैं वो इसी तरीके से ट्रैवल करती हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई नहीं होता कि कभी पास आ रही है कभी दूर जा रही है। जैसे कि यहाँ से अगर हमें एक सिग्नल, ये रेडियो है, यहाँ से अगर सैटेलाइट पे कोई सिग्नल एक बार ऐसे गया तो वो ऐसे ही गया, वो फिर ऐसे पास या मतलब दूर या कम ज़्यादा ऐसे होके नहीं गया, वो एक बार गया सीधा नीचे आया। कॉल मिला रहे हैं किसी को तो सीधा सैटेलाइट, सैटेलाइट से दूसरे फ़ोन में, उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसा टाइम लग रहा है बीच में कि पहले पास जा रहे हैं फिर दूर जा रहे हैं, इसमें डायरेक्ट काम होता है, ठीक है। तो ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव विद एग्जांपल बता दिया मैंने तुम्हें। और मैकेनिकल वेव्स किस तरीके की होती है, मैकेनिकल जिनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और नॉन मैकेनिकल जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो अब हम देखते हैं इसमें कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव, प्रोपेगेशन और डेंसिटी प्रेशर पे किस तरीके से डिपेंड करती है साउंड भी, और क्या क्या इफेक्ट भी करती है उनको, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर प्रोडक्शन की बात करें तो क्लास 8 में तुमने पढ़ा ही होगा कि कोलिजन, वाइब्रेशन और वेव एनर्जी की फॉर्म में आगे जाने का हिस्सा। तो देखो कोलिजन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। कोलिजन का मतलब अब ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो ये इस तरीके से टकराए ऐसे, अब ये टकराएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे शेक हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टकराने के बाद किसी में मूवमेंट आती है काफ़ी, जैसे सर भी अगर दीवार पर लगता है तो हमारा सर भी 2 मिनट के लिए हिल जाता है ना, तो वैसा कुछ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी इस तरीके से, इधर भी और इधर भी, नीचे भी, ऊपर भी, हर जगह चारों तरफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी।
और जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी तो वो वेव एनर्जी के थ्रू जाएंगी ऐसे ऐसे, और इस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। साउंड इसी तरीके से होता है कि कहीं पे कोई भी वाइब्रेशन हुई, फिर वाइब्रेशन एयर के थ्रू एनर्जी की फॉर्म में ऐसे आगे बढ़ती गई, और फिर किसी न किसी के कानों में पहुंची जिसने उससे सुन लिया। ठीक है, तो साउंड इसी तरीके से काम भी करती है। अब अगर बात करें प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड मतलब साउंड चलती किस तरीके से। वैसे तो हमने यहाँ पे इस फॉर्म में देखा, वेव्स की फॉर्म में अगर हम बात करें तो साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। एक उसको मीडियम चाहिए, वो जो मीडियम है वो चाहे एयर हो, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो। एयर की जगह गैस लिखना चाहिए, वो चाहे गैस हो। ठीक है, तो साउंड उन तीनों में ट्रैवल कर लेती है आराम से। ये हम यहाँ पे भी देखेंगे अभी। अच्छा, जैसे कि मान लो कि एक बकेट है, ये बकेट ऑफ वाटर, इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है इस टाइम, मान लो ये पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक सोर्स है, एक ड्रॉप आई ऊपर से, या ड्रॉप की जगह कुछ भी आया, एक छोटा सा क्या बोलते हैं लोहे का नट या सिक्का गिरा, कुछ भी गिरा इसमें, तो होगा क्या कि जब वो नीचे अपनी सतह पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे बनेगी वेव्स, क्योंकि वो एकदम से अंदर आया था। और वो वेव्स के बाद दूसरी वेव बनेगी, दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव बनेगी, और ऐसे सारा पानी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हिलने लगेगा। यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल भी एक के बाद आगे बढ़ते हैं, और वेव्स की फॉर्म में बात करें तो वेव्स भी क्या होती है, एक के बाद एक आगे बढ़ती है। जैसे कि हम एक नॉर्मल उंगली भी लगाएंगे पानी में तो क्या होगा वहाँ पे कि वो पानी की वेव्स ऐसे दूर 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 ऐसे करके लास्ट में जाके ख़त्म, फिर आप वापस आएंगे थोड़ी देर बाद, जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो भी एकदम फिर से शांत हो जाएगा दोबारा जाके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या कि वेव्स की फॉर्म में कैसे साउंड ट्रैवल करती है, तो ये हम देखें। डेंसिटी हमने अभी भी देखा था कि देखो डेंसिटी किस तरीके से, डेंसिटी और प्रेशर में देखें तो पहले दूर 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 रहती हैं, फिर पास 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 बिल्कुल आ जाती हैं ऐसे, फिर से दूर 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 रहती हैं, फिर से पास पास पास, ये हमने उसमें देखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। ठीक है, अब देखो अगर इस तरीके से चलती हैं तो यहाँ पे हमें पता है प्रेशर हाई रहता है इस जगह पे, तो जहाँ पे प्रेशर हाई रहता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेस हो रखी है, कंप्रेशन। और जिस जगह पे मान लो यहाँ पे ये दूर है तो इसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन। इस तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें, जैसे एक साउंड वेव चलती है तो इसमें एक साउंड वेव का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये ऐसे करके ऐसे ऊपर नीचे जा रही होती है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्रस्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रफ। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको बोला जाता है ट्रफ। अगर एक नॉर्मल ये मीन प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है कि ये नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है, और फिर प्रेशर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम, तो जब सबसे हाई प्रेशर होता है वो क्रस्ट पे होता है, जो सबसे लो प्रेशर होता है वो ट्रफ पे होता है। और क्रस्ट पे अगर सबसे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन, इस जगह पे कंप्रेशन, और इस जगह पे रेयरफेक्शन। ये रेयरफेक्शन यहाँ पे मैंने लिखा ही है। ठीक है, तो इस जगह पे रेयरफेक्शन होता है, जो सबसे नीचे ट्रफ वाला हिस्सा है। साउंड वेव की बात करें तो जहाँ पे सबसे नीचे प्रेशर एकदम सबसे कम हो गया तो वहाँ पे रेयरफेक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल करती है साउंड, तो स्पीड भी अलग अलग होगी या सेम है वो भी देखते हैं। देखो सॉलिड का क्या सिंपल हिसाब होता है, सॉलिड में कुछ इस तरीके के पार्टिकल होते हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो कुछ इस तरीके से जुड़े हैं ऐसे, और गैस की बात करें तो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, सॉलिड का ऐसा हिसाब है कि ज़रा सी एक यहाँ पे हल्की सी कोई टकराव हुआ, छोटा सा भी कोई चीज़ यहाँ पे टकराई, जल्दी से इन्फॉर्मेशन, वही वाली बात है कि अगर लड़कियाँ 3-4 हैं आसपास पास पास खड़ी हैं तो ये बात इससे फैली, इससे फैली, इससे फैली, अगर सब पास पास हैं तो जल्दी जल्दी काम आगे बढ़ जाएगा, यानी कि स्पीड में हमारी कोई भी बात आगे निकल जाएगी, यानी कि साउंड जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। तो जो सॉलिड है इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड वो मोस्ट होती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में ही ट्रैवल करती है। तुमने देखा होगा कि हवा जब एक दूसरे से टकराती है तो कितनी तेज़ तूफान आता है, तब जाके कहीं हमारे कानों में हवा आती है, हवा की आवाज़ आती है, वरना नॉर्मली तो ऐसे आवाज़ बहुत कम आ रही होती है, आ भी नहीं होती। नॉर्मली हम बैठे हैं, हवा भी चल रही है पर आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अगर उसी जगह पे एक छोटी सी घंटी भी बजा दी जाए तो वो सॉलिड एकदम से ट्रैवल एकदम कानों में ऐसे जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे इतने ज़्यादा पार्टिकल हैं सारे पास पास हैं, स्पीड में निकलेगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें लीस्ट होती है, सबसे कम, LEAST स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में सबसे ही कम होती है। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में नॉर्मल होती है ये। ठीक है,
तो ये भी समझ लिया। अब हम इसके ना कुछ वो समझेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि छोटे मोटे डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो काफ़ी सारी होती हैं, 10 की 10 हैं या ज़्यादा भी हैं, और कुछ फॉर्मूले वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। ठीक है, यानी कि वेव्स में जो कई सारी चीज़ें हैं कि ये बोला जाता है या ये बोला जाता है, उसकी डेफिनेशन और वो होती क्या है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, टिम्बर, टोन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो वेवलेंथ का क्या मतलब है, डायग्राम के हिसाब से देखेंगे सबको। तो वेवलेंथ का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक जनरल साउंड वेव है, एक मैंने ऐसे बना दी कुछ इस तरीके से एक साउंड वेव। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ, या फिर एंड या और लिखो इसमें, और ट्रफ, यानी कि या देखो जैसे ये क्रस्ट है हमारे पास, ठीक है, ये भी क्रस्ट है हमारे पास, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, यहाँ से नहीं, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, अब चाहे इसको इस तरीके से मानो, चाहे इसको दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस यहाँ से लेके जहाँ तक अगला आएगा, या फिर इसको बेसिकली जो एक डिस्टेंस होता है ना, पूरा एक डिस्टेंस ऑफ अ साउंड वेव है ये, यहाँ से शुरू होती है एक साउंड वेव और जहाँ पूरी ख़त्म हो गई वहाँ तक, इसको तीनों में से कोई भी तरीके से समझ लो तो मैं समझ में आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, कि एक साउंड वेव कितना जा रही है आगे तक, वो पूरी वैसे मान लो, चाहे दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस मान लो, चाहे दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस मान लो, कैसे भी मान लो, तो वेवलेंथ ये होती है। ठीक है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। साथ साथ मतलब बेसिकली डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, एक डिस्टेंस है, कहाँ से लेके कहाँ तक का एक दूरी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि वेव्स प्रोड्यूस इन अ सेकेंड, यानी कि कितनी वेव एक सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पे हमारा 1 सेकेंड हो गया पूरा यहाँ पे, और हमने देखा कि भाई एक वेव यहाँ तक और दूसरी वेव यहाँ तक, इसको यहाँ तक मान लेते हैं इतना। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 2 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हमारी हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स ऐसे से प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको हम लोग फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन साउंड वेव। ये इससे थोड़ा अलग है, उल्टा है, टाइम का ही रिलेटेड है पर थोड़ा सा अलग है, कि एक साउंड वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है। चलो इसी एग्जांपल को मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे जो साउंड वेव चल रही है ये 1 सेकेंड में 2 बनी, ये तो आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़। लेकिन टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन साउंड वेव, तो एक साउंड वेव को बनने में कितना टाइम लगा होगा, इसके हिसाब से 0.5 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड होता है कि सिर्फ एक साउंड वेव को बनने में कितना टाइम लगा। वो इससे कम भी लग सकता है, इससे ज़्यादा, कभी कभी चीज़ें ज़्यादा लंबी लंबी साउंड वेव बनती है। ठीक है, तो ज़्यादा भी लग सकता है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, एक साउंड वेव की जितनी मैक्सिमम ऊंचाई है, या फिर इसको बोलो कि यहाँ से लेके क्रस्ट की ऊंचाई, ये इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, और इसका ज़्यादा होना मतलब वो हम खैर आगे देख ही लेंगे अभी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जैसे इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है, यहाँ से लेके इसकी ऊंचाई, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ साउंड वेव, चाहे ऊपर मान लो चाहे नीचे मान लो। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं पिच और लाउडनेस। इनसे तो मेरी थोड़ी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पिच क्या होती है। देखो पिच है द फास्टर वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसका मतलब जैसे कि मान लो एक इस टाइप की आवाज़ है, ऐसे 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 करके गई, तो इसमें कई सारी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इसमें बोलेंगे कि भाई इस चीज़ में पिच ज़्यादा है। और ये कैसी आवाज़ें होती है जनरली, ये श्रिल साउंड होती है जो कान को चुभती हैं जाके, बिल्कुल एकदम ऐसी साउंड जिसको बस इससे ज़्यादा और नहीं सुना जाएगा ना, तो उस टाइप के साउंड को हम लोग बोलते हैं श्रिल साउंड, यानी कि उनमें पिच हाई होती है। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। लाउडनेस की बात करेंगे तो लाउडनेस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब है जैसे कि ये है इस तरीके से, ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें, जैसे कि तेज़ आवाज़ें जो कानों को तो नहीं चुभ रही पर सुनाई बहुत ज़्यादा दे रही हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक चूहा है, चूहा घर में आता है, ठीक है, वो बर्तन ही कपड़े ऐसे ऐसे करके काटेगा, उसकी आवाज़ आएगी पतली पतली। ठीक है, तो उसकी आवाज़ में क्या है कि श्रिल साउंड है, एक तो पतली साउंड है, ऊपर से ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे एक शेर दहाड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ ऐसी नहीं है कानों को चुभे और बहुत तेज़ आ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी भाई ये बहुत ज़्यादा ऊँचा बनता है, इसका मतलब ये काफ़ी एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है
उसमें क्या होता है, लाउडनेस ज़्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं उसमें पिच ज़्यादा होती है, ठीक है। इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको रफली मान लो, जैसे कि एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कि 2 है, तो इंटेंसिटी 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मान लो 15 है, तो उसका स्क्वायर कितना, 225 हो गया। तो उस हिसाब से इसमें गेम चलता है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है इंटेंसिटी की, वो डेसिबल में होती है, डेसिबल। बेसिकली ये क्या है कि जो भी एक आवाज़ को हम तोलने का या नापने का मापदंड बनाते हैं कि किस हिसाब से हम किस आवाज़ को कितना रेट करें कि इतनी कम है कितना, उसको हम डेसिबल से करते हैं। जैसे कि हम डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर से करते हैं ना, तो डेसिबल से हम आवाज़ को देखते हैं कि कितनी ज़्यादा। जैसे तुमने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, आईपीएल वगैरह में चलते हैं तो क्या होता है कि शोर मीटर होता है एक, कि एक 6 लग गया तो इतने डेसिबल्स तक आवाज़ चली गई, जैसे कि 118 या इतने, तो डीबी लगाते हैं ना, वो डीबी डेसिबल होता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज़ जितनी ज़्यादा तेज़ होती है उस हिसाब से ये बढ़ता है ना। एक ऐसा किस्सा है इसमें कि एक बार क्या हुआ था कि एक औरत थी, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, वो शायद छोटे बच्चों की टीचर थी, तो उसने एकदम जैसे बोलता ना कि साइलेंट क्लास, बहुत तेज़ बोला, तो वो भी काफ़ी उसका रिकॉर्ड करा गया था। वो तो शायद 200 मतलब 120 से ऊपर ऊपर चली गई थी, वो भी डेसिबल्स में काफ़ी थी वो आवाज़, ठीक है। तो ये एकदम जो बहुत तेज़ आवाज़ होती है ना, डेसिबल्स को उस हिसाब से ही नापा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टिम्बर की। टिम्बर क्या होता है, इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ साउंड। ये तो बस इतना सही है कि जिस चीज़ साउंड की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम टिम्बर से डिनोट करते हैं कि टिम्बर ऑफ साउंड यानी कि क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। ये भी हो गया। टोन की बात करते हैं। टोन और नोट दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग हैं। टोन की अगर हम बात करें, द साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई आवाज़ निकली जा रही है तो उसको हम बोलते हैं टोन। यानी कि एक ही चीज़, जैसे कि एक ही, जैसे मतलब कोई हॉर्न बजा रहा है, बजाएगा, एक ही टाइप की हमें साउंड सुनाई दिए जा रही है, दी जा रही है ना, तो उस टाइप की चीज़ को हम बोलते हैं टोन, क्योंकि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे होती है। नोट का मतलब है द साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और ये प्लीजेंट लगती है सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे कि एक गाना बनता है, उस गाने में ऐसा नहीं है कि एक ही बस आवाज़ को लगा दिया और वही चली जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ी बहुत दूसरी आवाज़ें आ गई, फिर अलग आवाज़ आ गई, जैसे जो स्टार्टिंग में गिटार और ये सब बजते हैं ना अलग अलग तरीके से, तो वो हमें सुनने में अच्छा भी लगता है। लेकिन इसी जगह अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज़ बजाई जाए तो उससे बंदा इरिटेट भी हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूलाज की बात करें, इसमें 3-4 फॉर्मूले बनते हैं। पहला होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 टाइम पीरियड होता है, यानी टाइम पीरियड भी एक तरीके से कहें तो 1/फ्रीक्वेंसी होती है। कि अगर मान लो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, ठीक है, तो उससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, ये टी उधर चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी उधर चली आएगी, तो आ जाएगा 1/2। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड को हम सेकंड में लिखते हैं। टाइम पीरियड की तो तुम्हें पता ही होगा कि इसकी एसआई यूनिट सेकंड में होती है, ठीक है, जैसे उसकी हर्ट्स में होती है। तो यहाँ से 2-3 फॉर्मूले बनते भी हैं। एक ये भी देख लो, जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू में लिखते हैं। म्यू मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया, ये लैम्डा, ये म्यू, ठीक है। अब अगर मेरे को इसमें फ्रीक्वेंसी लानी है इसी में, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव में अगर मेरे को इसको फ्रीक्वेंसी लानी, तो 1/t ये है ना, जैसे 1/t, तो इस 1/t को म्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1/t इक्वल टू म्यू है, इक्वल टू म्यू ये। तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और डिस्टेंस को भी अगर मेरे को हटाना, तो डिस्टेंस को हम साउंड की भाषा में क्या कहते हैं, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस, हमारा मैंने वहाँ पे बताया था डिस्टेंस। तो स्पीड ऑफ साउंड यानी कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, लैम्डा मल्टीप्लाई म्यू, ठीक है। और अगर यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है तो वो भी यही होगी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इक्वल टू लैम्डा म्यू, यानी कि वी इक्वल टू लैम्डा म्यू। ये इसमें हम फॉर्मूले में पुट करके कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है ये तो कांस्टेंट रहती है, ये एक ही बराबर है। ये 4000 कुछ 300 कुछ किलोमीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ साउंड है, और ये कांस्टेंट ही है जितनी होती है, ये कभी नहीं बदलती। इनमें डिस्टेंस बदल सकता है हमारा, या फिर ये बदल सकती है, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, पर ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये वाला हिस्सा ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में हमने ये सब देखा। अब देखेंगे हम लोग एको क्या होती है, रिवर्बरेशन क्या होती है, और साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसी में ही हमारे पास एको और रिवर्बरेशन ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की अगर हम बात करें ना, तो जो साउंड है वो भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि मान लो अगर हमने कोई भी साउंड इस तरफ से ऐसे रिफ्लेक्ट कराई, ऐसे वो आगे गई, तो वहाँ पे अगर ये मीडियन है, जिस एंगल से आगे गई उधर से ही इसी एंगल पे वापस आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे
कान लगा के सुने तो वो साउंड हमें यहाँ से सुनाई देगी। यानी कि बेसिकली लाइट की तरह ही जो साउंड है वो भी एक जगह से जाके दूसरी जगह वापस आके रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि जिस एंगल से गई उस एंगल पे रिफ्लेक्ट होके आ गई लाइट की तरह। ऐसे ही दो एंगल बनते हैं, ठीक है। इसमें तो साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। अगर साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो फिर एको और रिवर्बरेशन के टॉपिक आते हैं कि वो होते क्या हैं। एको की अगर हम बात करें तो द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। यानी कि अगर हमें कोई भी अगर हम बात बोल रहे हैं और वो हमें 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई दे रही है, जैसे कि मैंने एक कोई भी छोटी सी बात बोली और वो मुझे थोड़ी सी देर बाद सुनाई दी, उसी टाइम नहीं सुनाई दी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो एको है। यानी कि देखो अब तुम सोचोगे कि अभी मैं कोई बोल रहा हूँ, कोई वर्ड बोला है, तुम कमरे में बैठे हो और तुमने भी कोई भी वर्ड बोला, लेकिन वो तुम्हें उसी टाइम सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, दीवारों पे जा रही है साउंड और जल्दी से वापस आ रही है, क्योंकि साउंड की स्पीड कितनी होती है, साउंड की स्पीड अगर मीटर पर सेकंड की बात करें तो इतनी होगी, तो 344 मीटर पर सेकंड। अगर दीवार मान लो, दीवार से तुम्हारा डिफरेंस कितना है, मान लेते हैं अपने पास डिफरेंस है कितना, 11 मीटर है। 11 मीटर भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 मीटर मान लो, 5 भी ज़्यादा, 2-3 मीटर है तुम्हारे से दीवार का डिफरेंस, तो वहाँ जल्दी से आके आ जाएगी। 1 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा ताकि वो तुम्हें बाद में सुनाई दे। तो एको वगैरह तुम्हें सुनाई इसीलिए देती है पहाड़ों में जाके, कि भाई पहाड़ों में दूर जाके बोला कुछ और जब तक वो वापस आया तब तक जाके तुम्हें सुनाई दिया। तो हमें एक्चुअल में कितना डिफरेंस होना चाहिए, एको तो समझ में आ गया होगा कि 0.1 सेकंड के बाद अगर कोई भी आवाज़ हमें सुनाई देती है तो वो एको होती है, ठीक है। तो अब कितना मिनिमम वो होना चाहिए डिफरेंस कि तुम्हें समझ में आए कि भाई वो एको, तो मिनिमम डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से तो d इक्वल टू स्पीड कितनी है 344 इंटू टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ तो ये हो जाएगा 34.4, ये आ गया मीटर में डिस्टेंस, ठीक है। अगर यहाँ से हमें ये डिफरेंस निकालना कि भाई इतना डिफरेंस होना चाहिए कि अगर 1 सेकेंड बाद हमें सुनाई दे तो ये यहाँ से 34 होना चाहिए, पर 34 यानी कि जाने और आने का मिला के है। तो मिनिमम अगर सीधा सीधा डिफरेंस सिर्फ जाने जाने का देखें कि उस बंदे के बीच में उसका कितना, तो वो होगा हमारे पास वन साइड वाला डिफरेंस कितना होगा हमारे पास d/2, यानी कि इसका हाफ 34.4 का हाफ कितना होगा, ये हो गया अपने पास 17.2 मीटर्स। यानी कि अगर 17.2 मीटर से ज़्यादा डिफरेंस किसी भी चीज़ में है तो वहाँ पे तुम्हें एको सुनाई ज़रूर देगा आराम से। क्योंकि अब देखो तुम सोचो कि यार तुम किसी बिल्डिंग की छत पे चढ़े और वहाँ से तो सब चीज़ें बड़ी दूर दूर हैं, तुमने दूसरी बिल्डिंग बहुत ही दूर है और वहाँ से आवाज़ लगाई और वो आवाज़ वापस नहीं है, उसके लिए तुम्हें शांति वाली जगह में भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कई सारी आवाज़, शोर, गाड़ियों के ये हॉर्न वगैरह वगैरह, तो वो जो तुम्हारी साउंड उस तरफ को जा रही है ऐसे ऐसे वो वापस शांति से जाए और वापस आए तो तुम्हें सुनाई देगी। अगर मान लो कोई दूसरी साउंड बीच में आके टकरा गई तो तुम्हारी साउंड यहीं पर गायब हो जाएगी, ठीक है। गायब तो नहीं, मतलब कहीं और दिशा अपनी बना लेगी, तो फिर वो वापस नहीं आ पाएगी तुम्हें सुनाई देने के लिए। तो मिनिमम इतना यहाँ चाहिए होता है कि इतना डिफरेंस अगर दो चीज़ों के बीच में है तो तुम्हें अपनी एको, यानी कि वो वाली आवाज़ जो दोबारा वापस आती है 0.1 सेकेंड के बाद, वो तुम्हें सुनाई देगी। अब 0.1 का मतलब ये नहीं कि जो 0.1 पे सुनाई देती है बस वही एको होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आवाज़ तुम्हें 0.1 के बाद जितना भी आ गया, 0.2 में सुनाई देगा कि वो भी दूर ही हुआ, 0.3 में सुनाई देगा वो भी काफ़ी दूर हुआ, ठीक है। या 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड बाद सुनाई दे रही है, मतलब डिफरेंस है, ठीक ठाक डिफरेंस है। लेकिन अगर इससे पहले 0.1 से पहले तो मतलब टाइम बिल्कुल ऑन द स्पॉट उसी टाइम हो गया, वो तो मतलब इतना है कि मैंने अपने दोस्त को कुछ बोला, उसको उसी टाइम सुनाई देगा और वो चीज़ें मुझे भी उसी टाइम सुनाई दे रही है। मेरे को मेरी आवाज़ ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद सुनाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कम है, ठीक है। अब रिवर्बरेशन की बात करते हैं तो एको तो ये है कि कोई भी हमारी ही खुद की आवाज़ या कोई भी आवाज़ अगर हमें उसके प्रोड्यूस होने के इतने सेकंड बाद सुनाई दे रही है, यानी कि डिफरेंस हमारे बीच में इतना है या इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको एको कहते हैं। रिवर्बरेशन का क्या मतलब है, रिवर्बरेशन द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ दैट साउंड रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। यानी कि जब भी हमें रिवर्बरेशन सुनाई देती है तो वो कुछ एक ही अगर मैं लाइन लिखूँगा तो मैं वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्बरेशन होती क्या है, जैसे मान लो ये है ABCD, एक साउंड है, मैंने कोई नाम लिया, वो मुझे आके वापस सुनाई दिया, ठीक है। फिर वो फिर से जैसे 2-3 पहाड़ हैं तो और सुनाई दिया, इस बार मुझे ABC ही सुनाई दिया, अगली बार मुझे AB ही सुनाई दिया, लास्ट में मुझे A ही सुनाई देगा और उसके बाद 0 हो जाएगा। जैसे कि पहले बोला मैंने कोई एक बड़ा सा सरनेम या नाम भी बोल दिया, फिर थोड़ा सा सुनाई दिया, थोड़ा सा, फिर आवाज़ और कम हो गई,
और कम हो गई और कम, तो उसको रिवर्ब्रेशन कहते हैं, यानी कि पहले अपने मैक्सिमम पीक से कम 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 होती होती गायब, ठीक है। तो रिवर्ब्रेशन वो है, और एको का मतलब 1 सेकेंड बाद सुनाई देना, रिवर्ब्रेशन धीरे 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 उसका कम हो जाना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि देखो एक आदमी है, क्लिफ है, क्लिफ मतलब एक पहाड़ है, उस पर उसने कोई यहाँ से कोई बात बोली, उसकी साउंड इस तरीके से गई है, उस साउंड की स्पीड रखी है 346 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं मीटर पर सेकेंड, बस ये इतना बोला है, और 2 सेकेंड बाद उसको सुनाई दिया, यानी कि स्पीड और टाइम दे रखा है। हमें क्लिफ के बीच की डिफरेंस निकालना है, भाई आदमी यहाँ से डिफरेंस बिटवीन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है कि कितनी दूरी है, कि भाई 2 सेकेंड लग गया आने में, वैसे तो 0.1 मिनिमम है, तो 2 सेकेंड लगे तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी 346 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2, तो ये कितना हो गया 2 और ये 9 और ये 692, यही होगा। अब ये डिस्टेंस हो गया, अब हम क्या निकालेंगे, ये तो हो गया भाई आदमी से आवाज़ गई और वापस आई दोनों का मिला के। अब डिफरेंस अगर हम निकालें मैन टू क्लिफ एम टू सी, तो क्या होगा d/2, यानी कि 692 का हाफ, इसको अगर मैं हाफ कर दूंगा तो ये आ गया 346 मीटर। तो इतनी दूरी पे है उससे वो क्लिफ, उस आदमी से वो जो पहाड़ की चोटी है वो इतनी दूरी पे है, क्योंकि हम हाफ इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो आने और जाने दोनों का रास्ता हो जाता है, पर हमें सिर्फ उनका डिस्टेंस ये वापस आके दोबारा नहीं जाना हमें। तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस निकाला पहले, टोटल ये मीटर्स में आ गया, ठीक है, और फिर अगर ये निकाल दिया उसके बाद तो फिर इसको हम सोल्व कर ही सकते हैं आराम से। तो ये वाला भी क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब ये वाला एको और रिवर्ब्रेशन हमने अच्छे से देख लिया। अब इस चैप्टर में छोटे से टॉपिक बचे हैं, आधे उसमें से कट भी चुके हैं, पर फिर भी समझने में क्या ही जा रहा है, थोड़ा सा ही तो बचा हुआ है, तो वो थोड़े बहुत इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक कुछ देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं इसके आखिरी के कुछ टॉपिक्स पे, यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शंस। देखो जो रिफ्लेक्शन हमें अभी अभी पढ़ा है कि साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है, उसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं वो भी ज़रा देखते हैं हम लोग पहले। तो वो यूज़ का मतलब बेसिकली क्या है कि वो हॉर्न या मेगाफोन में यूज़ होते हैं। हॉर्न मेगाफोन एक तरीके के होते हैं जिसमें हम धीरे बोलते हैं और तेज़ आवाज़ जाती है। तो यहाँ से तेज़ आवाज़ जाने का कारण क्या है, जैसे कि मान लो किसी ने भी कुछ यहाँ से बोला तो साउंड अंदर ऐसे टकराई, ऐसे 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 करके उसकी जो हाइट है वो बढ़ गई और यहाँ से जो आवाज़ निकली वो ज़्यादा निकली। तो इस तरीके से वो धीरे बोला गया शब्द भी तेज़ निकलता है, ठीक है। रिफ्लेक्शंस इस तरीके से काम आती है, जैसे कि कोई हार्ट बीट सुनता है हमारी, तो हार्ट बीट अगर यहाँ से सुन रहा है वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे टकराई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे 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 करके रिफ्लेक्ट हो रही है बार बार और आगे बढ़ती जा रही हैं जब तक वो कानों तक ना पहुँच जाए। तो रिफ्लेक्शंस भी इस तरीके से काम आती हैं, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो ट्रैवल कैसे होगी आगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम आती है। हॉल की बात करें या ऑडिटोरियम की बात करें, जो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि मतलब जो पुराने किले होते थे वो जनरली ऐसे बनाए जाते थे, आजकल तो स्पीकर होते हैं फिर भी, तो वो ऐसे बनाए जाते थे जो ऊपर से बंद होते थे। इसमें कोई अगर स्पीक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और ज़रा सा भी वो बोलेगा तो उसकी जो साउंड है वो ऐसे करके हर एंगल में दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि वो कर्व है और टकरा के वो वापस इधर आ रही है। तो इस तरीके से उनका डिज़ाइन होता था, जहाँ पे रिफ्लेक्शन काम आती है साउंड की कि रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस तरीके से काम भी आती है वो। अच्छा, रेंज ऑफ हियरिंग की बात करें कि किस रेंज में हमें सुनाई देता है और कहाँ तक सुनाई देता है, ठीक है। हमारी जो रेंज ऑफ हियरिंग है वो यहाँ से 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, यानी कि इसके बीच में साउंड अगर बोली गई है तो वो हमें आराम से सुनाई देगी, ठीक है। इससे जो नीचे वाली आवाज़ें हैं 20 हर्ट्ज से नीचे वाली, वो इंफ्रासोनिक होती हैं, जिनको राइनोसोरस या फिर वेल्स, एलिफेंट्स या अर्थक्वेक के जो साउंड्स हैं वो सारी इनमें आती है इंफ्रासोनिक्स में, ठीक है। अल्ट्रासोनिक की बात करें जो 20,000 से भी ऊपर है, जो वो कौन कौन सुन सकता है, जैसे डॉग सुन सकते हैं, बैट सुन सकते हैं, डॉल्फिन्स या फिर बच्चे 5 साल की उम्र से कम, रैट सुन सकते हैं, मोथ, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं उनको ये सुन सकते हैं आराम से ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमें 5 साल तक तो सुनाई देता है हमें भी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं धीरे धीरे तो वो एक लिमिटेड इतने के इतने बीच में आ जाती है। स्टार्टिंग में हमारे कान सही काम कर रहे होते हैं, मतलब उसके बाद एक रेंज बन जाती है 5 साल के बाद, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन और रेंज, इससे नीचे वाले कौन कौन सुन सकते हैं या क्या क्या होती हैं, और इससे ऊपर कौन कौन सुन सकता है, ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब आखिरी बिल्कुल टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन वो जो है, ये अल्ट्रासाउंड किस तरीके से हमारा काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हार्ट की स्टडी करनी है तो अल्ट्रासाउंड काम आ जाएगा।
अल्ट्रासाउंड जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे होती है। देखो कितने हर्ट्ज़ हैं, 20,000 से भी ज़्यादा, यानी कि बहुत ही तेज ऐसे। तो ये क्या होता है, हेल्प्स टू ब्रेक किडनी स्टोन। अगर किडनी स्टोन पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो वो सीधा बाहर से ही क्या करेगा, ऐसे करके उसको इतना तेज करेगा कि वो अंदर से उसका स्टोन डिस्ट्रॉय कर सकता है आराम से, ठीक है। उसके अलावा सोनार रेडिएशन और अल्ट्रासोनोग्राफी में भी काम आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना कि सोनार या अल्ट्रा सोनोग्राफी क्या होती है। इस चैप्टर में इतना ही है, जो तुम्हें अगर क्वेश्चन आएगा भी तो डायरेक्ट पूछ लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, जिसमें तुम ये 4 आराम से एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल्स का पॉइंट आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, साउंड चैप्टर। मिलते हैं इसी क्लास 9 के किसी और चैप्टर में। दैट्स इट।